कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नितिन बजाज। एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं आप सबके सामने। शिवम शर्मा 21 साल का ये भाई है हमारा छोटा। इनसे मैं आज मिला, इनके साथ मैंने एक जूम कॉल की। ये कोशिश कर रहे हैं एक राइड शेयरिंग कंपनी बनाने की। इन्होंने मेरे को बोला कि यार जब मैं नोएडा से दिल्ली आता था, गुड़गांव आता था ना, तो मुझे रोज ऑफिस की कैब लेने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। इतने हम्बल, इतने प्यारे हैं ये। एक छोटी सी जगह से पॉलिटेक्निक करी है इन्होंने और अब कोशिश कर रहे हैं हसल करके अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में। इनको भी सपोर्ट करना है। अगर हम एक भी शिवम शर्मा को सपोर्ट कर दें और उनको अपने मंजिल तक पहुंचा दें, तो आपको नहीं पता कि आपका एक कमेंट, एक शेयर कितना ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, किसी की लाइफ बदल सकता है। तो भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि उनको ऑफिस जाना होता है और ऑफिस जाने के टाइम पे उनको हर रोज मेट्रो में 2-2 घंटे खराब करने पड़ते हैं। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है या आपके दोस्त को ये दिक्कत आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिवम की सर्विसेज लो, जो कि नोएडा से गुड़गांव या दिल्ली प्लान कर रहा है। फिक्स कैब 6 बजे 7 बजे रोज कैब चलेंगी और रोज आपको पिकअप करेंगी एक जगह पे और ड्रॉप करेंगी आपके ऑफिस पे, और आपकी अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करेंगी। जो पैसा आप मेट्रो में देते हो ऑलमोस्ट सेम खर्चे पे, थोड़ा बहुत ऊपर तो रहेगा बट सेम खर्चे पे आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है कैब सर्विस। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। कुछ भी ना भी हुआ तो कुछ तो सपोर्ट मिलेगी। मैं अपने लिए तो नहीं बोल रहा, मैं शिवम के लिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि शिवम ने जो सोचा है, शिवम ने जो करने की ठानी है, उसको उसका मकसद मिल जाए। तो सपोर्ट करो और खुल के उसकी हेल्प करो। शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि शिवम का जो मकसद है पूरे दुनिया तक पहुंच सके। तो मिलके सब लोग शिवम को सपोर्ट करेंगे और उसके बिजनेस आइडिया को ऊपर लेके जाएंगे। कैसे हो शिवम? क्या हाल चाल? हाउ आर यू? आई एम गुड सर। नर्वस तो नहीं हो रहे? नहीं सर, अरे वाह, थोड़े तुम से नर्वस है बस। थोड़े से नर्वस हो। लोगों को पहले तो ये बताओ यार कि तुम किस आइडिया पे काम कर रहे हो और तुम कहाँ से मतलब बिलोंग करते हो, क्या कर रहे हो अभी तुम? एज भी बताना अपनी। तो ठीक है। तो मेरा नाम शिवम शर्मा है और मेरी एज 21 है। तो मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। मैंने फर्स्ट ईयर ही पुलिस से करी थी, जो बाकी के 2 इयर्स रह रहे थे रिमेनिंग। तो लॉकडाउन लग गया था, उस वजह से मैं 2 इयर्स नहीं कर पाया था कॉलेज में, तो मुझे घर से ही करे थे ऑनलाइन। तो इस वजह से मेरे पास काफी टाइम था चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए लॉकडाउन में। तो मैंने इंटरनेट के द्वारा काफी पॉडकास्ट सुने थे, जो कि मेरा स्टार्टिंग में उस टाइम इंटरेस्ट आ रहा था, जो कि हमारे काफी लोग कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे। तो काफी स्टार्टअप्स उस टाइम ग्रो कर रहे थे, जैसे जेप्टो हो गया। तो उसी को देखते हुए काफी इंटरेस्ट उसमें आ रहा था, तो मैंने स्टार्ट केस स्टडी से किया था। तो ब्रांड्स की केस स्टडी हो गई, जैसे काफी ब्रांड्स की, तो उनको मैंने समझ के ट्राई करा था। उसके बाद मैंने काफी चीज सीखी और मैंने काफी बुक्स भी बाय करी थी, जैसे फ्लिप पोर्टल हो गई मार्केटिंग मैनेजमेंट की। उससे मैंने मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग करी कैसे जाती है, स्टार्टिंग कैसे होती है स्टार्ट। उसी से मैंने कोई केस स्टडी करी, पॉडकास्ट सुना, उसी से मेरा इंटरेस्ट इसमें आया। तो मैंने इसको प्रैक्टिकल करने के लिए काफी मैंने ट्राई करा, जैसे रीसेलिंग हो गई, मैंने रीसेलिंग करी थी, मैंने ड्रॉप शिपिंग करी है। और ऑनलाइन मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, जिस पेज के द्वारा मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैं अच्छा, काफी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैंने कर। अभी भी तो कर रहे उससे हो? मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ सर, अभी भी वो रन कर रहा है। और उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप करी है, जैसे मैंने रजिस्टर में इंटर्नशिप करी थी मैंने गुड़गांव से। उसके बाद मैंने 4 मंथ जॉब करी है मैंने नोएडा में, एक एमएनसी कंपनी में। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था, तो मेरा जो जॉब की लोकेशन है वो नोएडा में है। तो मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, जो नियर गाजियाबाद है। तो वो लोकेशन नोएडा की है। तो डायरेक्ट मेरे यहाँ से कोई मेट्रो वहाँ जाती नहीं, मुझे काफ़ी मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। ऑलरेडी वो 20 किलोमीटर मेरा ऑफिस पड़ता था मेरे घर से। लेकिन अगर मैं बाय मेट्रो जाता था, तो वो 20 किलोमीटर मुझे 40 किलोमीटर पड़ता था। हम्म। तो इस वजह से काफी मेरा टाइम लगता था, काफी ज्यादा टाइम उसमें मेरा बर्बाद हो जाता मेट्रो में। और मेट्रो में सीटिंग भी काफी अच्छी नहीं मिलती, तो आपका टाइम वेस्ट ही होता, कुछ काम नहीं कर सकते मेट्रो में। फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरा रूट लेता हूँ, जो दूसरे काफी रूट्स हैं। मैंने सोचा उबर के जाने का ट्राई करूँ। तो ऊबर से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ रहा था, इतनी मेरी सैलरी भी नहीं बैठी जितना मेरा एक्सपेंस इसका बैठ रहा है। तो मैंने सोचा कि शेयरिंग टैक्सी उबर प्रोवाइड कराता है, मैंने उबर के बाद शेयरिंग टैक्सी ट्राई करी थी। लेकिन मुझे अवेलेबल नहीं हुई, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी काफी कम जगह ही अवेलेबल कराता है उबर। तो जब लोग शेयर कर ऑप्शन करते हैं, जब भी शेयरिंग टैक्सी आती है। तो मैंने ट्राई करा, तो मुझे वहाँ शेयरिंग टैक्सी नहीं मिली। तो मैंने एक हफ्ता ऑटो से भी ट्राई करा था, लेकिन ऑटो से काफी ज्यादा रिस्की होता है, काफी ज्यादा एक्सीडेंट ऑटो से होते हैं, क्योंकि मेरा 2 मंथ्स पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। जिस वजह से मेरे काफी ज्यादा पैर में दिक्कत आई थी, 1 मंथ का मेरा बेड रेस्ट हुआ था। हम्म। तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट भी हो। तो मुझे सेफ टैक्सी ही लगी, लेकिन टैक्सी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने सोचा कि एक सोल्यूशन निकालते हैं। अगर यही टैक्सी हम शेयर वे में निकालते हैं, जैसे ऑफिस हो गए, जैसे काफी एम्प्लॉय काम करते हैं,
अगर वो डेली आना जाना करते हैं तो इतना डेली का जो उनका हेडेक होता है, काम की उनको परेशानी होती है, तो जो काम से ज्यादा टेंस उन्हें आने जाने की होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, अगर इनके लिए हम शेयरिंग टैक्स अप्रूव कराते हैं परमानेंट के लिए, अगर एक तो सब्सक्रिप्शन फीस पे कर सकते हो या फिर डेली बेसिस पे। तो मान लीजिए 4 मेंबर्स सेम लोकेशन के, सेम रूट के लोकेशन से हमें मिलते हैं, तो हम उन्हें टैक्सी प्रोवाइड कराएंगे, वो टैक्सी उन्हें ड्रॉप करेगी, पिकअप करेगी उनको लोकेशन से, उनको ऑफिस को उन्हें उस टाइम उतार देगी जिस टाइम उनका ऑफिस स्टार्ट होता है, और जिस टाइम उनका ऑफिस खत्म होता है, क्लोज होता है, उसी टाइम वो पिकअप करके आपको होम टाउन पर ड्रॉप कर देगी या फिर सेम लोकेशन पे। ऐसी हमने 4 मेंबर्स की टीम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे ज्यादा नोएडा में काफी ज्यादा कोवर्किंग स्पेसेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भी अप्रोक्स 500 पीपल हैं जो नोएडा में जॉब करते हैं। काफी ज्यादा लोग नोएडा करते हैं, तो इसलिए मैंने नोएडा को ही चुना, क्योंकि नोएडा से कोई डायरेक्ट मेट्रो हमारे यहाँ के लिए नहीं है, अगर मेट्रो है भी तो काफी ज्यादा लंबा रूट लेके वो आती है। तो इस वजह से मैंने इसी सेगमेंट को भी टारगेट कर रहा हूँ नोएडा को, क्योंकि नोएडा में सबसे ज्यादा इसकी नीड है। इसको फिर मैं कंफर्टेबिलिटी मैं गुड़गांव में भी लेके जाऊंगा, तो गुड़गांव में मेट्रो तो है लेकिन काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मेट्रो ने जिस एवरेज पीपल के लिए मेट्रो बनाई थी उसको क्रॉस कर चुके हैं हम डेली बेसिस पे, तो काफी ज्यादा भीड़ मेट्रो में रहती है, जिस वजह से मेट्रो में सफर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से मैं गुड़गांव कंफर्टेबिलिटी के रूप में लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको नोएडा में ही ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा में ही अभी इसकी ज्यादा नीड है। ये सर मेरा प्रोजेक्ट जिसका मैं भी काम करता हूं। क्या बात है यार, तुम्हारी जो क्लैरिटी है ना शिवम, बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है तुमसे बात करके। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं जो जॉब करते हैं, और मेरी मदर फादर है, और मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते हैं कोपर कंपनी में। अच्छा। काफी हार्ड वर्क उन्होंने किया पढ़ाने के लिए, और मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने काफी अच्छा मैं पढ़ाई में शुरू से था, तो मैंने पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप भी क्रैक करी थी, जिस वजह से मुझे फीस के साथ साथ काफी पैसे रिफंड हुए थे, 50 और 20,000 तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। क्या बात है। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें पॉलिटेक्निक में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज्यादा चाहिए होती है, जो मुझे नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि जितने प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है वो स्टार्टअप में होती है, अगर आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल वे में इसको कर सकते हो तो आप सक्सेसफुल कर सकते हो। इस वजह से मैंने स्टार्टअप को चुना, और लाइफ में अच्छी चीजें रहती है स्टार्टअप करना, फिर डाउनफॉल आता है उसको फेस करने का अच्छा मजा आता है। बट डर नहीं लगता कि स्टार्टअप फेल हो गया तो? सर स्टार्टअप फेल हो गया डर तो नहीं लगता, क्योंकि लर्निंग मैंने स्टार्टिंग से काफी फेलियर शो करा है मैंने। स्टार्टिंग में भी मैंने काफी रीसेलिंग करी थी, तो मुझे 1 ईयर तक तो फेलियर ही मिला था, उसके नेक्स्ट ईयर ही मेरे को थोड़ी सक्सेस मिली। मैंने रीसेलिंग शूज के जूते मैंने ऑनलाइन सेल करे थे, होलसेलर जैसे आगरा में उनको होलसेल से मैं टाई अप कर लिया था, उनको मैं ऑर्डर्स देता था, वो पिकअप वो उसको पैक करके जो कस्टमर के लोकेशन पे दे देते थे। अच्छा। लेकिन इसमें ज्यादा डिफिकल्टी यह आती थी कि इसमें वो ना तो सीओडी अवेलेबल कराते थे, आपको प्रीपेड ही करना होगा, और कस्टमर मेरे से कहता था कि आप वीडियो कॉल पर शो करा दो, तो मैं थ्री में शो क्या कराऊं, तो काफी ज्यादा टाइम लगता है लोगों को इंटरेस्ट वो जो उनका ट्रस्ट था गेन करने के लिए, आप बाय कॉलिंग या बाय मैसेजिंग उनका ट्रस्ट गेन कर पाते हो। तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी था, जब भी मैंने 10 to 15,000 का अप्रोक्स रेवेन्यू से जनरेट करा था, तो मैंने 52,000 रुपीज मैंने से बचाए थे, जो मैंने नेक्स्ट जो ट्राई करा था उसमें इन्वेस्ट करे थे। इसके बाद मैंने प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करा था, तो टी शर्ट का क्रेज काफी ज्यादा चल रहा है, तो टी शर्ट कहीं प्रिंट करा के मैंने इसको भी ट्राई करा था। वेबसाइट मैंने फ्री ऐप से द्वारा बनाई थी, उससे मुझे 1 से 2 ऑर्डर आए, लेकिन फिर मुझे लगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे काफी कम प्राइस पॉइंट पे बेवकूफ को ये जो काफी स्टार्टर्स ने करा है वो काफी अच्छी क्वालिटी में करा, तो कस्टमर तो मेरे पास आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा मैं दे तो दूंगा उनको, लेकिन मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिला, इस वजह से मैंने इस साइड को दिया था। फिर मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ही जॉब करी थी एक एमएनसी कंपनी में जो नोएडा में थी। गुड़गांव में भी मैंने इंटर्नशिप करी थी। वहाँ क्या करते थे तुम? नोएडा वाली जॉब में तुम क्या करते थे? सर नोएडा में बीबीए करता था, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का मेरा काम था, सेल्स की मेरी उसमें जॉब थी। काफी अच्छा लगता था सामने वाले पर्सन से एक होल्डिंग करना, रिलेशन बिल्ड करना, तो वही जो मैंने करी थी 4 मंथ के अप्रोक्स मैंने वो जॉब करी, कुछ अर्निंग सेविंग हुई मेरी जो मैंने फैमिली में दे दी। उसके बाद फिर मेरे कहीं काम करा, उस टाइम पे मैं साइड पे काम कर रहा था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जब जाता था तो मैं पॉडकास्ट सुनता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई काम करूँ तो प्लानिंग के साथ करूँ, ताकि उसमें फेलियर के चांसेस काफी कम हो। फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, चांसेस काफी ज्यादा कम हो मेरी तरफ से। क्या बात है। वो नेचर फेल करता है, लेकिन मेरी तरफ से चांसेस कम हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मुझे लेकिन ये बताओ साथ में कि अभी तुम फुल टाइम सिर्फ इसी आइडिया पे काम कर रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो साथ में? सर मैं फुल टाइम तो इस पे ही अभी वर्क कर रहा हूँ, इसके साथ ही जो ऑनलाइन मेरे पेज रन हो रहे हैं, जैसे काफी प्रोडक्ट्स मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है उसको फेसबुक एड्स से डिजिटल मार्केटिंग आती है,
तो उसको मैं थोड़ी गाइडेंस देता हूँ कि कैसे कैसे करना है, वो चीज को कर रहा है। तो तो थोड़ी तुम बहुत वहाँ से अर्निंग हमें प्रोवाइड होती है। महीने के कितने पैसे वहां से कमा लेते हो अंदाजा उन पेजेस के थ्रू? ज्यादा टाइम सर, अभी तो हमने पहले करा था 1,500 रुपीज पे कमा रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने एरर ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। तो जहाँ मुझे लग रहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, वो जो होलसेलर था वो सूद उस तरह का प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया था, मैं ऑर्डर्स लेना मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट आउट स्टार्ट करा, फिर उसमें वो प्रोवाइड आई थी, तो मैंने ऐसा प्रोडक्ट चुना जिसकी क्वालिटी मेरे हाथ में हो। अगर मेरे हाथ में क्वालिटी होगी तो मैं 100% क्वालिटी को दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही प्रोवाइड होता है। तो फिर मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें 100% मेरे हाथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने को। तो उसके साथ ही क्योंकि जो मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ यहाँ से मैं अर्निंग के लिए नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अर्निंग के लिए तो अभी टाइम लगेगा इसमें। अगर मैं प्रोडक्ट को मार्केट में फिट कर रहा हूँ तो उसके लिए कुछ अर्निंग लग रही है, उसके लिए ही मैंने साइड बाय साइड इस प्रोजेक्ट पे ऑर्डर कर रहा हूँ। तो कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जो हमें काफी सस्ते में होलसेल से मिल जाते हैं, उसको हम पहले चेक करते हैं, अपना फोटोग्राफी करते हैं ऑन लाइव, लाइव भी उसको शो करते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके थ्रू जो अर्निंग हमने स्टार्ट की है, तो क्या हमने स्टार्ट करें उसके हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्ट। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। पहले मैं ये पूछूंगा तुमसे कि ऑफिस की जो कैब्स होती हैं वापस तुम्हारे उस बिजनेस पे आते हैं जो तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑफिसेस के अंदर भी कैब्स प्रोवाइड की जाती हैं, खासकर आईटी कंपनीज में लोग कैब प्रोवाइड करते हैं ऑफिस वाले। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम डायरेक्टली उन कंपनीज के साथ या उन सर्विसेज के साथ कंपटीशन कर रहे हो? सर बिल्कुल कंपटीशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ उनकी टैक्सेस की, तो मैं गुड़गांव में मैंने जॉब करी है, तो 10% ही कंपनी प्रोवाइड कराता है टैक्स, क्योंकि तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। तो मान लीजिए जिसकी सैलरी 1,000 रुपीज है, अगर उसको डेली बेस पे कंपनी टैक्स प्रोवाइड कराए तो वो रन आउट नहीं कर पाएंगी कंपनी। तो वो ये तो अपर जो मैनेजमेंट होता है उनको टैक्स प्रोवाइड कराती है, जो लोअर मैनेजमेंट होता है उनको टैक्स प्रोवाइड नहीं कराती। तो मैंने देखा है जो बड़ी बड़ी काफी एमएनसी कंपनीज होती हैं वही अपर मैनेजमेंट को टैक्स प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन वो भी सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप देखें तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये पड़ता है, इस वजह से ही वो अपर मैनेजमेंट को ही देते हैं, लोअर मैनेजमेंट को नहीं देती। इसका मैंने सर्वे भी करा था जब मैं मेट्रो में जाता था गुड़गांव येलो लाइन पे, तो बाहर रेल मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही आपको लाइन लगानी होती थी, फिर आपकी एंट्री होती थी 45 मिनट्स तो बाहर ही हो जाते थे बिना एंट्री के। पता है मुझे, हाँ, गुड़गांव में भी इतना टाइम लगता है, बिल्कुल येलो लाइन पे। यस सर, तो काफी ज्यादा सिचुएशन इस चीज को लोग फील कर रहे हैं। अगर ये टैक्सी सबको प्रोवाइड कंपनी कराती है तो कंपनी रनअप ही नहीं कर पाएगी, कंपनी इतना रेवेन्यू नहीं कर पाएगी, सबको टैक्स प्रोवाइड कराए। तो अपर मैनेजमेंट को प्रोवाइड, लोअर मैनेजमेंट को प्रोवाइड नहीं कराती। तो गुड़गांव में एक हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रैफिक काफी ज्यादा आता है गुड़गांव में, तो लोग इसीलिए ही मेट्रो यूज करते हैं क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो उस वजह से मैंने टाइमलाइन निकाली है और मैं एक रूट भी तैयार कर रहा हूँ कि जिस रूट पे ट्रैफिक कम हो उस रूट पे जाने के लिए टाइम बोर्ड बनाने के लिए कि 6 PM पे जाएगी और 7 PM पे ही जाएगी। उसके बाद अगर ट्रैफिक काफी ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद हम टैक्सी रनअप ही नहीं करेंगे। तो हम टैक्सी रनअप करेंगे तो हम बाइक टैक्सी की तरफ जाएंगे, रैपिडो जैसे करता है उसकी तरफ हम इसको लेके जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अभी तुमने एक तो ये बात बोली कि मैं डेली बेसिस पे भी लोगों को बोलूंगा कि आप राइड ले लो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी है, राइट। मेरे को ये लगता है कि अगर तुम डेली बेसिस पे करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज उस केस में ये दिक्कत आएगी कि तुम डिमांड और सप्लाई को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्या है? तो तुम्हें स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट एक अपने एंड से रिस्क लेना होगा। वो ये रिस्क लेना होगा कि तुम एक कस्टमर का एक किस्म से वॉलेट बना दो, ठीक है। मतलब कस्टमर के प्रोफाइल चेक करो कि ये बंदा कैसा है, जेन्युइन है कि नहीं है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो, ठीक है, उसके ऑफिस में भी फीडबैक ले सकते हो। और एक और अच्छा तरीका ये रहता है कि मान लो तुमने एक ऑफिस पकड़ा, एक कंपनी पकड़ ली, एक ही ऑफिस पकड़ लिया, तुम्हें पता है कि यहाँ पे 10 बंदे तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। उस ऑफिस के अंदर जो 10 बंदे जाने वाले हैं और वो ग्रुप ही है एक जो जाता है, नोएडा से मे बी गुड़गांव जाता है, नोएडा से मे बी दिल्ली जाता है, उस ग्रुप को जब तुम पकड़ोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में लोग बोले यार हम कैसे आपके सर्विस के ऊपर ट्रस्ट कर लें, क्यों हम आपको एक हफ्ते का एक ही बारी में एडवांस दे दें, कोई भी नहीं देना चाहेगा, ठीक है। पहले तो लोग यही कोशिश करेंगे यार 1 दिन ट्राई करके देखते हैं या 2 दिन ट्राई करके देखते हैं कि आपका तो अभी कोई ट्रस्टेड वो नहीं है ना, नाम के लोग आपको विश्वास करेंगे। उबर
ओला को तो विश्वास करेंगे लोग कि ठीक है यार, एक हफ्ते का पास ले लेते हैं। बट अभी हमारे केस में वो वाली दिक्कत है कि लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि डिमांड सप्लाई मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा तुम्हें, चाहे हम लोग कोशिश करेंगे, मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूं। एक गाड़ी का एक हफ्ते का खर्चा कितना आता है? अगर मैं रोज की बात करूं एक साइड का, तो मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस कितना पड़ता है अपना? अगर एक्सपेंस की मैं बात करूँ तो अगर जो जो सीएनजी बेस अगर हम चला रहे हैं टैक्सी, तो 30 किलोमीटर से 80 रुपए की सीएनजी जो होती है वो 30 किलोमीटर रनअप करती है। तो मैं अच्छी गाड़ियां हो काफी कम, तो 220 पे रहती हैं, तो 160 200 किलोमीटर में डेली बेस का लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जाएगा करेगा डाउन करेगा। इसलिए मैंने 2 मॉडल डाले हैं। पहला तो डालेगा कि या तो मैं टूरिस्ट वाले से टाइप करूँ, तो टूरिस्ट वाला डेली बेस पे उनको जो कस्टमर है उनको लेगा। अभी मत करो, ड्रॉप करेगा। अभी टूरिस्ट वाले पे मत करो। प्रॉब्लम ये आएगी, टूरिस्ट का कुछ नहीं पता कौन किस टाइम पे जाना चाह रहा है। और टूरिस्ट की ये रहती है दिक्कत कि अगर मान लो मैं आज ISBT पहुंच गया, ठीक है, अब मैं तुम्हारी टैक्सी 6 बजे जानी है, मैं वेट थोड़ी करता रहूंगा तुम्हारी टैक्सी के 6 बजे की टाइम की। मैं तो उसी टाइम निकलना चाहूंगा ना। और अभी हम इतने बड़े भी नहीं हुए कि हम लोग आज के आज बोलें कि एकदम से ऐप है हमारी, उसमें देखा और वो कर दिया। हमारी ऐप भी नहीं है अभी। हमें तो एक किस्म से एक क्लोज्ड ग्रुप बनाना है, क्लोज्ड सर्कल बनाना है, जिसके अंदर लोग, हमारे को पता है कि ये 10 ही लोग हैं जिनको पर्सनली जानते हैं कि यार ये 10 लोग हैं, इनको जाना है, इन्हीं की हम सर्विस करेंगे पहले। हम अभी इस पे सोचेंगे ही नहीं कि हमें 50,000 लोगों को रीच आउट करना है या बहुत सारे लोगों के ऊपर अपनी सर्विसेज पहुंचानी है। प्रोडक्ट मार्केट फिट करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप एक 10-5 कस्टमर को पहले सर्व करो, उन्हीं को पूरा का पूरा एंड टू एंड उनकी पूरी फुलफिलमेंट करो, और उनके पूरे प्रोसेस में ये देखो कि उनको अब क्या दिक्कत आ रही है। तुमने एक, तुम्हारे नोएडा अगर तुम्हारा वो है रूट, तुमने मान लो बना लिया, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, इजी लीड्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी सब्सक्रिप्शन दे देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। उसमें तुम क्या करो, नोएडा के अंदर जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके HR का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लो, ठीक है। उसका HR का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उसको तुम फोन करो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि यार ऐसे ऐसे मैं शिवम हूँ, मैं 21 साल का हूँ, बट मैं एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, और मैंने एक सर्विस शुरू की है, क्योंकि मैं खुद नोएडा में काम करता था तो मुझे पता था कि लोगों को ये दिक्कत आती है। तो मैं ये सर्विस शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपके एम्प्लॉइज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक पूरा का पूरा ड्रॉप कराऊंगा। तो अगर आपके एम्प्लॉइज ऑफिसेज में ऐसे कोई लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम रोज फेस करनी पड़ती है, ठीक है, तो मैं आपके एम्प्लॉइज के लिए एक स्पेशल कैब का पूरा अरेंजमेंट करना चाहूंगा। और तुम ये भी उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि क्या मैं आपके ऑफिस आके 5 मिनट 10 मिनट उन सब लोगों को समझा सकता हूं। तो अगर वो एग्री करते हैं, चांसेस है मुझे कि अगर जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है, अभी हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमने ये फेस की है प्रॉब्लम, अभी हमें ये वैलिडेट करना है कि क्या ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है या नहीं है, वो भी समझना जरूरी है ना। क्योंकि हो सकता है जो प्रॉब्लम मुझे फील लगती हो, मुझे लगता है कि मुझे मेट्रो में नहीं ट्रैवल करना क्योंकि मेरे को बहुत टाइम खराब होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत टाइम है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये हमारी एजम्पशंस हैं। तो इन एजम्पशंस को हमें वैलिडेट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम ऐसे लोगों से बात करनी है जो एक ही जगह पे है, एक ही सर्किट में काम कर रहे हैं। तो नोएडा की सारी कंपनीज जो तुमने रूट बनाया है, उस रूट में जो जो कंपनीज आती हैं, उन कंपनी के HR को फोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, और उनके साथ मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है। और जब मीटिंग फिक्स हो जाए तो ग्रुप बनाओ कि यार इस ऑफिस से ये 4 लोग हैं, इनकी मैंने कैब बना दी है, 6 बजे जाएगी इनकी कैब, वो तुम पहले फिक्स करो। अभी हमें ना मॉडल जो प्लान करना है वो B2B मॉडल प्लान करना है, B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल प्लान करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम मासेस को एक साथ कोशिश करेंगे सर्विस करने की, हम 50 ही लोगों को सर्विस करेंगे बस। अगला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि कैसे मैं अगले 1-2 महीने में 100-50 लोगों तक पहुंच सकूं जो मेरी रेगुलर डेली बेसिस पे कैब ले रहे हैं। या अगर तुम नंबर ऑफ कैब्स की बात करो तो मैं कैसे एक रूट पे अपनी 10 गाड़ियां चला सकता हूं, ठीक है। ऑटोमेशन करना, टेक्नोलॉजी यूज करना, वो सब की चीजें बाद की बात है। पहले तो ये समझना है ना कि क्या ये लोग हमें यूज करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं तो कितना पैसा दे रहे हैं, तो वो सारी प्लानिंग करते हैं। और उसके ऊपर मैं बोलूंगा कि उन लोगों से जब तुम मिलो
तो उनको बोलो कि वीकली करने का रीजन क्या है, क्यों है ये वीकली। क्योंकि अगर आप एवरीडे करोगे तो मेरे को भी नहीं पता कि गाड़ी में कितने के लिए भेजूं, कब भेजूं। ठीक है, तो हम वीकली एडवांस करेंगे आपका। ठीक है, आप भले ही मुझे 2 दिन करके पे कर दो, बट आपका लॉक इन जो होगा वो वीकली होगा। मतलब आज मुझे पे कर रहे हो तो 2 दिन का पे कर रहे हो, ताकि आपका भी रिस्क मिनिमाइज हो जाए और मेरा भी रिस्क मिनिमाइज हो जाए। कल जब आप जाओगे तो कल आपको पहले 2 दिन का पे करना है, फिर आपका अगले 2 दिन का मेरे पास एडवांस आ गया। तो ऐसे करते करते आप एक एक दिन का एडवांस ले लो, मतलब 2-2 दिन का एडवांस ले लो, 7 दिन का मत लो। स्टार्टिंग में जब उनका ट्रस्ट बन जाएगा ना, तो ट्रस्ट बनने के बाद आप उनसे 7 दिन का मांग सकते हो और वो देने के लिए रेडी भी होंगे। ये हो गया हमारा प्राइसिंग का। प्राइसिंग के ऊपर आपने कैलकुलेशन अगर कर ली, तो अभी फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि आप 50 रुपए 100 रुपए भी अगर कमा रहे हो पर राइड तो बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा कमाने के ऊपर फोकस मत करना, क्योंकि फिलहाल हमारा काम है कि हम ये देखें कि क्या लोग कितना पैसा देने के लिए रेडी हैं कंफर्ट के लिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आप 15 दिन 20 दिन 1 महीना इनको सर्विस दे दो, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनसे अब ये पूछना है कि यार क्या अगर मैं ये सर्विस हटा दूं तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आएगा। अगर उनका आंसर 60% लोगों का आंसर, 60 भी छोड़ो, 40% लोगों ने बोला कि भाई मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, तू कैब मत बंद कर शिवम, मैं तेरी कैब के बिना नहीं जिंदा रह पाऊंगा। मतलब अगर उनका इतना ज्यादा रिलायबल हो गया या डिपेंडेंसी हो गई कि 100 लोगों को आपने सर्विस दी, 100 में से 40 ने बोल दिया कि भाई शिवम मैं आपकी कैब के बिना नहीं काम कर पाऊंगा, आपको कैब देनी ही पड़ेगी मुझे, तो उसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, 40 को 60 पे लेके जाना है, 60 को 80 पे लेके जाना है, उसी नंबर पे काम करते रहना है। जब ये हमारे 100 के 100 लोग, कोशिश ऐसी रहेगी कि 100 के 100 लोग खुश हो जाए हमसे कि भाई तुम्हारी कैब ही है जो है हमारे लिए, हमारा दिन का सबसे अच्छा जो काम है, जो हमारे दिन में सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो तुम्हारी कैब की वजह से आया है। तो मतलब समझ लो कि अब हम 100 को 1000 कैसे लेके जाए, 1000 को 10,000 कैसे लेके जाए, उस पर काम करना है। तो अभी हमारा फोकस इस पे होना ही नहीं चाहिए कि हम कैसे 50,000 लोगों को रीच आउट करें, हमारा फोकस होना चाहिए कैसे हम सिर्फ 50 को रीच आउट करें, उनको उनके साथ लग के, भले आपको साथ में जाना पड़े कैब्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए 50 लोगों पे काम करेंगे, बट 50 पे इतना अच्छा काम करेंगे कि वो लोग हमारे दीवाने बन जाए। ठीक है, तो ये अप्रोच में कोई डाउट है या लग रहा है कि यार ये अप्रोच सही नहीं रहेगी? अगर लग रहा है तो अभी मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो तुम उस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बेस्ट रहेगा कि अगर मैं डायरेक्टली उनको कंपनी को रीच आउट करूँ तो हाँ पहली चीज हो जाएगी कि जो मैं चेक करता था बैकग्राउंड, तो अगर किसी कंपनी में काम करे तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा। बिल्कुल उस सेम रूट पे ढूंढने में काफी अच्छे से मिल जाएगा, तो अगर हम बिल्कुल किसी कंपनी को रिप्रेजेंट ऑफिस में जाके तो ट्रस्ट काफी अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। बिल्कुल एंड सेकेंडली थर्ड चीज, क्योंकि काफी लोग टैक्सी जो होगी पर ऑफिस चलेगी, उसमें जैसे मान लो मैं डिफरेंट ऑफिस का पर्सन बैठाता हूँ, किसी ऑफिस की कभी किसी दिन मीटिंग होती है, किसी दिन छुट्टी होती है, तो वो नहीं बैठेगा। अगर मैं सेम ऑफिस में ही टैक्सी रन आउट करूँ तो या तो छुट्टी होगी तो सेम डे ही होगी सबकी, या फिर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सेम डे का तो ये मतलब। सारी तुम्हारी जो वेरिएशंस है ना प्लानिंग की, ये सारी फिक्स हो जाएंगी अगर तुम ऑफिस टू ऑफिस चलते हो तो। जब तुम्हारा ये एक थोड़ा बढ़ जाएगा ना, फिर तुम खोल सकते हो कि यार ऑफिस के अलावा भी, क्योंकि फिर क्या होगा, यही ऑफिस वाले, अब मान लो नोएडा में मैंने घर लिया हुआ है, मैं कहीं पे रहता हूँ, ज्यादातर जो नौकरी कर रहे हैं लोग वो एक दूसरे के साथ पीजी वीजी में रहते हैं। जब तुम्हारे 500 लोग यूज करने लग जाएंगे, 100 लोग यूज करने लग जाएंगे, तो वो बताएंगे ना एक दूसरे को कि यार ये बंदा है, इसके थ्रू आते हैं हम, ये छोड़ देता है, हमारे को मेट्रो से तो भाई 2 घंटे लगते थे, 50 मिनट में पहुंच जाते हैं हम। अपने आप तुम्हारी इंक्वायरीज आने लग जाएंगी जब ये सारे 50-100 लोग खुश हो जाएंगे तुमसे। तो फोकस इसी पे रखना है हमें अगले 1-2 महीने बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद मैं तुम्हारी सब्सक्रिप्शन कॉल जब हो जाएगी तो उसके बाद तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, मैं इजी लीड्स की सब्सक्रिप्शन तुम्हारी एक्टिवेट कर दूंगा, ताकि इन सब नोएडा वाले लोग कंपनीज के कॉन्टैक्ट नंबर निकालो और बेशरम होके इनको फोन करना, बेशरम होके व्हाट्सएप करना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करोगे तो अपने आप लोग सुनेंगे और कोशिश भी करेंगे तुम्हारी हेल्प करने की। इनफैक्ट मैं सब लोगों से वीडियो में भी यही बोलूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो और दिल्ली एनसीआर में आपको प्रॉब्लम आती है कि आप कैब यूज नहीं कर पा रहे, या आप मेट्रो से जाते हो और आपको 2-2 घंटे लगते हैं, मेट्रो की लाइनों में आपको लगना पड़ता है, तो हमारे साथ शिवम है जिन्होंने एक आइडिया पे काम किया है, जिसपे ऊपर वो काम कर रहे हैं, 21 साल के हैं, हसल कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए कि आप सब लोग
अपना शिवम, मैं तुम्हारा नंबर भी डाल दूंगा यहाँ पे, वीडियो के नीचे ही डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ताकि किसी को भी शिवम को कांटेक्ट करना हो वो फटाफट से शिवम को कांटेक्ट करे। और अगर आपके ऑफिस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार आपको आने जाने में रोज दिक्कत होती है और आपको लगता है कि कैब होती सस्ते में, अफोर्डेबल कैब होती जो मेरे को एक फिक्स टाइम पे उठाती और फिक्स टाइम पे ड्रॉप करती, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन शिवम कोशिश कर रहा है कि वो सॉल्व कर दे। तो हम लोगों को सबको इसको सपोर्ट करना है, ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ये जो बोलते हैं ना, बस कमेंट तो बहुत लोग करते हो आप इंस्टा रील्स पे, स्टोरीज पे, फालतू की रील्स पे करते हो ना, तो इस पे भी कमेंट करो और ऐसे अपने दोस्तों को शेयर करो कि जो लोग शिवम को सपोर्ट कर सके, जो दिल्ली एनसीआर में जॉब कर रहे हैं और शिवम की सर्विसेज को यूज कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो डिमांड प्लानिंग में तुम्हें समझ में आ गया कि वीकली उसको कैसे करना है और क्यों करना है। एडवांस 2 दिन का लो, हफ्ते का मत लो। जब दूसरे दिन हो तो उसके पहले ही तुम अगले 2 दिन का ले लो, ताकि तुम्हारे पास एडवांस भी आता रहे और तुम्हें पे करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्राइसिंग में जो बोलूंगा यही बोलूंगा कि ज्यादा ऊपर मत रखना, थोड़ा मार्जिन रखना, ताकि उन लोगों की अफोर्डेबिलिटी रहे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हमारा मेन गोल है। तो वॉल्यूम गेम खेलेंगे लॉन्ग टर्म में जाके, बट प्रॉफिट में रहेंगे, ताकि ये ना हो कि हम कोशिश अपने खर्चे ना बचा सके, क्योंकि अभी तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं है। अभी तुम खुद काम कर रहे हो तो तुम सैलरी नहीं लोगे। हमारा गोल ये होना चाहिए कि क्या हम 3 महीने में 15-20 हजार रुपए तुम्हारी सैलरी से निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, ताकि तुम वो वाले काम छोड़ दो जो तुम कर रहे हो और ज्यादा इस पे अटेंशन दो और इसको 1.5 लाख 2 लाख महीने तक लेके जाओ। उस पे हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। नो सर, नो डाउट। तो एकदम जोश से इसको लग जाओ। मैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर दूंगा, मुझे ईमेल आईडी भेज देना बाद में, और एकदम बढ़िया से इस पे काम करते हैं। वापस से रिकनेक्ट करेंगे 1-2 महीने में और फिर लोगों को हम बताएंगे कि अब शिवम कहाँ पहुंचा है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक। कुछ लोगों को बोलना है तुम्हें, लोगों से अपील करनी है तुम्हें? मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी मैं अकेले काम कर रहा हूँ इस पे प्रोजेक्ट पे। अगर ये वीडियो देख के कोई चाहता है कि वो भी स्टार्टअप करना चाहता है, वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो मुझे ज्वाइन कर सकता है। जैसे आप मुझे फोन नंबर ड्रॉप कर देंगे तो मुझे मैसेज कर सकता है, रीच आउट कर सकता है, ताकि हम मिलके भी चीज को जो मॉडल है इसको वर्क कर सकते हैं। तो अभी मैं अकेले ही इसके मॉडल को वर्क कर रहा हूँ, मुझे भी टीम की जरूरत है जो मेरी हेल्प कर सके। तो कोई करना चाहता है तो मुझे ज्वाइन कर सकता है, आप मिल को इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है। और मैं एक चीज और बोल दूंगा लोगों को कि भाई 21 साल की उम्र में जो तुम्हारे में क्लैरिटी है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, जब मैं 21 का था मेरे पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे पास 21 साल की उम्र में इतनी समझ है, तुम इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। सैल्यूट टू यू, और लगे रहो, बहुत मजा आएगा। मुझे मुझे मतलब दिख रहा है, मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि 2-3 साल में तुम बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही बनाओगे, हो सकता है कुछ और बनाओ, क्या पता, अच्छी बात है अगर ये बन जाए तो, बट कुछ ना कुछ तो कर दोगे तुम। इतना मुझे तुम्हारे में एक स्पार्क दिख रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सर। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर।